हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सबको मालूम ही है कि ये टॉपिक का इन्वेंशन किसने किया है। करेक्ट, न्यूटन। अगर पेड़ के नीचे बैठता ही नहीं तो ये काम हमको पढ़ने का पड़ता ही नहीं। करेक्ट, अगर न्यूटन क्यों बैठा पेड़ के नीचे और क्यों ही करा और क्यों ही करना पड़ा, ये भी हम बहुत बार सोचते रादर देन टॉपिक पढ़ने के बारे में, है कि नहीं। तो इससे बेटर है वो तो बैठ गया, उसने इन्वेंट भी कर दिया, अब टॉपिक पढ़ने के बारे में ध्यान देते, है कि नहीं। तो ये टॉपिक का जो इन्वेंशन हुआ है उसकी जो कहानी ये है कि जब न्यूटन बैठा था झाड़ के नीचे तो एप्पल गिरा नीचे, तो एकदम से उसको क्लिक हुआ कि ये क्यों गिर रहा है। गिर तो रहा है ये, एकदम से उसको क्लिक हुआ कि ये क्यों गिर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। और उसके बाद क्या था, काफी सारे चीजें आए। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे एक अर्थ है, एक ही अर्थ है, अर्थ है, इसके अराउंड रिवॉल्व कौन हो रहा है, मून। तुमने एक चीज देखा है कि अगर मान लो इसके अराउंड रिवॉल्व मून हो रहा है और ये ओमेगा है, ओमेगा से रिवॉल्व हो रहा है, और इसका मान लेते डिस्टेंस आर है। करेक्ट, तो आपने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन निकाला। मान लो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर आर, यही होगी ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन मान रहे हैं ना अपन। तो ओमेगा स्क्वायर आर अगर होगी तो इसका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है, सीधा देखो, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.85 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर्स होता है। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये डेटा मेरे को याद नहीं रहता ज्यादा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर्स होता है, क्योंकि ये डेटल एनालिसिस है, इसका कोई ज्यादा अपने सिलेबस से कोई लिंक है नहीं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, आपको डिस्टेंस देना ही पड़ेगा उसको। तो ये हो गया, करेक्ट। और ये घूम रहा है, और मून टेक्स 27.3 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 27.3 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब अपने को एक चीज पता चल गई कि इसका जो टाइम पीरियड है, सॉरी ओमेगा है, वो ये है 27.3। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। क्या ये इसका ओमेगा है? मतलब ओमेगा इसका बहुत कम है, बोलो सही है। तो ये ओमेगा सॉल्व कर करके एक वैल्यू आ जाती है इसकी, जो कि आप भी रट लेना या नहीं भी रटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक वैल्यू है। न्यूटन के एनालिटिक्स बता रहा कि न्यूटन ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया। न्यूटन ने क्या किया, अर्थ के रिस्पेक्ट में मून को देखा कि मून यहां दिख रहा था, अब वो कितने दिन बाद यहां दिखा, 27.3 days के बाद। करेक्ट, अब एक रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया। अब एक रिवॉल्यूशन उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 27.3 days। और डिस्टेंस ऑफ अर्थ और मून का हमको पता था, है कि नहीं। तो हमने ओमेगा स्क्वायर आर से क्या निकाला, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और फिर उसने बोला कि इस जगह पे मैं भी तो खड़ा था, इस जगह पे मैं भी तो खड़ा था। तो वहां पे उसने अपना भी एक्सेलरेशन निकाला, वहां पे उसने अपना भी एक्सेलरेशन निकाला। और अपना एक्सेलरेशन एक रिवॉल्व होने में उसको कितना टाइम लगा, 24 दिन कि 24 घंटे। एक रिवॉल्यूशन इंसान को करने में अर्थ के अराउंड कितना टाइम लग रहा है, इंसान नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट, अर्थ घूम रही है ना, तो अर्थ एक पर्टिकुलर ओमेगा से घूम रही है। तो अर्थ पूरा रिवॉल्यूशन कितनी देर में करती है,
24 घंटे में। तो इसका भी उसने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ मैन ओमेगा स्क्वायर। यहां पे जो डिस्टेंस माना उसने 6400 किलोमीटर माना, ठीक है। और इसका ही 2 पाई बाय 24 घंटे मतलब 24 इंटू 60, करेक्ट। यहां तक ओमेगा निकाला। इसका रेशियो निकाला उसने, एक्सेलरेशन ऑफ मून और एक्सेलरेशन ऑफ मैन। इसका रेशियो आता है, वैल्यू बेस्ड सवाल है ये। एक्सेलरेशन ऑफ मून, एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या आता है? 3600। क्या आता है? 3600। समझ में आया क्या? यह है एक्सेलरेशन का रेशियो। जितना मून का एक्सेलरेशन है उस अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मैन करोगे तो 3600 आएगा। उसका एनालिसिस में बता रहा, जैसे यहां पे जब आप ओमेगा लेते हो तो यहां पे लेते हो 2 पाई बाय ओमेगा 24 इंटू 60 ये लिखा नहीं आपने तब भी चलेगा, इसका कोई ऐसा कोई यूज है नहीं। ये सिर्फ न्यूटन की थ्योरी है। न्यूटन ने इसको सोचा कैसे, न्यूटन ने इसको किया कैसे। न्यूटन ने इसको कैसे किया, सिंपली आप एक चीज समझो। न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया कि मून टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन और उसका डिस्टेंस क्या है, तो उसने अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको सर्कुलर पाथ को अज्यूम किया और सीधा ओमेगा स्क्वायर मान लिया, ओमेगा स्क्वायर आ। तो उससे उसका मून का एक्सेलरेशन आया। फिर वही एक्सेलरेशन खुद का निकाला या कोई पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस, तो उसका एक्सेलरेशन निकाला तो ये आया। उन दोनों का रेशियो निकाला तो 3600 आया। उन दोनों का रेशियो निकाला तो क्या आया? 3600, करेक्ट। अब फिर हो गया। फिर उसने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ मून क्या निकाला। उसका सबसे पहला प्रोपोर्शनल रेट क्या था बताओ? कोई डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा ना। जैसे न्यूटन ने सबसे पहला जो थ्योरम निकाला था वो क्या निकाला था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये कैसे निकाला? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैसे निकाला? ऐसे निकलता है, देखो सिंपल है। ये 3600 आया, सिंपल। डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ मैन जब आप करोगे 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स अपॉन करते हो तो ये आ जाता है 60। क्या आता है ये? 60, करेक्ट। तो आप खुद इमेजिन करो, एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ एक्सेलरेशन ऑफ मून अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मैन और डिस्टेंस। तो आप खुद एक चीज देख सकते हैं, एक सेकेंड। नहीं, ये आता है एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एक्सेलरेशन ऑफ मून, ठीक है। मैन का एक्सेलरेशन ज्यादा है बिकॉज 60 है और नीचे 27 का स्क्वायर है, 27 इंटू, सही है, करेक्ट। तो यहां पे जब एक्सेलरेशन ऑफ मैन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून करोगे तो 3600 आएगा और यहां पे डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ मैन देखोगे तो 60 आएगा। तो यहां से रेशियो आता है, देखना आपने इन दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ मैन का होल स्क्वायर। तो यहां से पता चलता है एक्सेलरेशन ऑफ मैन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ मैन का होल स्क्वायर। अब समझ में आया?
ऐसा पता चला कैलकुलेशन, ये कोई काम का नहीं है, पहले ही बता देता। ये कभी आपको यूज नहीं आएगा पूरे टॉपिक में, ये बस मैं ये बता रहा न्यूटन ने ये थ्योरी डेवलप कैसे किया, ठीक है ना, पक्का। यहां तक ये समझा। न्यूटन ने क्या किया, पहले अर्थ के अराउंड मून को देखा, उसका एक्सेलरेशन देखा, फिर अर्थ के अराउंड खुद को देखा, उसका एक्सेलरेशन देखा, दोनों का रेशियो निकाला, दोनों का रेशियो क्या आया 3600, करेक्ट। फिर उसने देखा एक बार डिस्टेंस का भी रेशियो निकाल के देखता तो 60 आया, फिर 60 का स्क्वायर क्या आया 3600, तो उसने रेशियो जनरेट कर दिया ये वाला, करेक्ट। तो उसको यहां से पहला टर्म पता चला कि एक्सेलरेशन ऑफ एनीथिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इट्स डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम अर्थ सेंटर। आया समझ में, करेक्ट। हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आया। तो ये थ्योरी उसने जनरेट की। ये थ्योरी जनरेट करते वक्त उसको ये भी लगा कि अपन इससे थ्योरी आगे कैसे बढ़ाते हो, तो उसने क्या क्या किया, फोर्स किस पे डिपेंडेंट है उसने फिर स्टडी किया। जैसे देखो, उसने फिर स्टडी किया। स्टडी क्या किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर पहला निकाल लिया उसने। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 है एक m2 और ये बीच का डिस्टेंस r है, करेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है तो उसने क्या बोला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। फिर फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 भी है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m2 भी है। फोर्स इसके भी मास पे डिपेंड करता है, फोर्स इसके भी मास पे डिपेंड करता है, सही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहां तक तो आप मानते होंगे मेरी बात, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो यहां से क्या पता चलता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये रेशियो आता है, ये इक्वेशन आई। फिर उसने यहां से क्या जनरेट किया कि ये चीज सुनना, gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, where g is universal gravitational constant, where g is universal gravitational constant. Why we use the term universal? Why we use the term universal? इसका क्या रीजन है, देखो मैं बताता हूं, सुन लो, ये सब टर्म्स को समझा करो। ये टर्म का मतलब क्या है, जैसे दो बॉडी है, हर एक बॉडी के बीच में एक आकर्षण वाला फोर्स है, अट्रैक्शन, करेक्ट। तो सर हम एक दूसरे से चिपकते क्यों नहीं, ये बहुत छोटा रहता है, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होती है, इलेवन। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक आपको मेरी बात पूरी समझ में आई, पक्का। सोच के देखो, जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां तक आपने ये सब टर्मिनोलॉजी देखा, फोर्स निकाला। अब ये फोर्स क्या है, जैसे फिर एक सवाल आया बच्चे के माइंड में, ये अपना 10 किलो,
इसका नाम है ये अपनी अर्थ, इसका नाम क्या है? हाँ, ये अपनी अर्थ। करेक्ट। तो अब एक चीज बताओ, मेरा एक सवाल है, अर्थ जितना हवा हवाई पे फोर्स लगाएगी उतना ही हवा हवाई अर्थ पे लगाएगी या छोटा मोटा रहेगा? अलग अलग फोर्स रहेगा ना। अरे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट को कम फोर्स लगाएगा। सही है गलत? कौन सा वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा वाला बड़े को या बड़े वाला छोटा को? दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स लगाएंगे, आपका ये बोलना है। तो मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ता, एक पिद्दा सा डस्ट पार्टिकल भी आपको उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना आप उसको फोर्स लगा रहे हो। अरे जिसके पास जो मास है वो सब जगह फोर्स लगा रहे हो, सच दैट नेट फोर्स ऑन यू इज 0। फील करके देखो ना चीजें, मतलब हर जगह तुम आकर्षित हो रहे हो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सोचने वाला पॉइंट क्या है कि ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो क्या ये करेक्ट है? जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, इज इट राइट और रॉन्ग? और क्या ये स्टेटमेंट को मैं इसके इक्वल बोल सकता हूं? समझा क्या यहां तक? बोलो। ज्यादा कुछ है नहीं, टेंशन वाला कार्य, आसानी है। बस ये समझो, फोर्स का अंडरस्टैंडिंग समझो। कोई भी दो मास है, उनके बीच में कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो मास है, उनके बीच में कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट। इसके अलावा इसमें कोई भी फोर्स आएगा क्या? नहीं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? तो दोनों कोई भी दो मासेस है, देखो इसका कोर स्टेटमेंट क्या है? कोई भी दो मासेस है, उनके बीच में कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी फोर्स हो सकते हैं, पर ये एक और फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल तो रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा वाला कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? जितना ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, उतना ही ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा। जितना ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, क्या उतना ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा। करेक्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा है क्या? नहीं। मतलब अपना बोलने का मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट, कि कोई छोटा मास है तो ये सोच बिल्कुल खराब है कि छोटा मास बड़े मास पे कम फोर्स लगाता है या बड़ा मास छोटे मास पे कम फोर्स लगाता है। मतलब तुम फील भी कर सकते कि तुम कितने ताकतवर हो, कि तुम अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहे जितना अर्थ तुम पे लगा रही है। अबे अर्थ तुम पे बहुत कम लगा रही है, तो तुम बहादुर नहीं हो। सिंपल। समझ में आया पॉइंट? फील आया गया कि हकीकत क्या है, कैसे चीज देखते। अब ये टर्मिनोलॉजी अपन फंसे थे। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? यूनिवर्सल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो सबने सुना ही होगा, भले जाना नहीं, सुना होगा। तो उसका भी डिपेंडेंसी ऐसा ही है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पे जो K है वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। करेक्ट। K है वो भी कांस्टेंट है। यहां पे G है, यहां पे वर्ड यूज, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज ना करते हुए उसने क्या यूज किया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा क्यों?
क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को आप कोई भी मीडियम में रखो, उनके बीच का फोर्स नहीं बदलेगा। क्या बोला मैंने? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को आप कोई भी मीडियम में रखो, दो ऑब्जेक्ट अभी हवा में, दो ऑब्जेक्ट को उठाओ और पानी के बकेट में रख डालो, तो अभी मीडियम क्या हुआ? वाटर। वो दो ऑब्जेक्ट को उठाओ, बर्फ में रख डालो, मीडियम क्या हुआ? बर्फ। सॉलिड मीडियम हुआ ना। दो ऑब्जेक्ट उठाओ, सॉलिड को कहीं मेल्ट करो, उसमें घुसा डालो, आयरन के बीच में, ना ये ना वो ना, कोई भी मीडियम में आप रखो, उन दोनों के बीच का आकर्षण वाला फोर्स बदलता क्या? नहीं। उन दोनों के बीच का फोर्स बदलता है क्या? नहीं, वो रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसमें वर्ड कौन सा लगाते? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि चाहे धरती, आकाश, पानी, पाताल, कहीं पे भी ले जाओ तुम उसको, उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। करेक्ट। आई होप यहां तक आपको सारा टर्मिनोलॉजी समझ गया होगा। अब देखो, अब इसमें अपन आते हैं फोर्स के वेक्टर फॉर्म में। ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी थ्योरी आई होप आपने लिख ली होगी। ये जितना भी ऊपर का है सब लिख लेना, काम का है, ठीक है। अब देखो, ये फोर्स आपने देखा, करेक्ट। अब जैसे ही तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, G(m1 m2 अपॉन r²), करेक्ट। अब मेरा एक मानना है, मान लो ये m1 है, ये m2 है, करेक्ट। ये m1 है, ये m2 है। अगर मान लो मुझे वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालना है, मुझे एक चीज मालूम है, ध्यान से सुनना, मुझे एक चीज मालूम है, ये r1 वेक्टर है, मुझे एक चीज मालूम है, ये r2 है। करे अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिखते ना, ऐसे ही अर्थ के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट को अपन ऐसे ही लिखते ना वेक्टर फॉर्म में। इज इट राइट और रॉन्ग? करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? सोच के देखो। अब मेरा एक पॉइंट, एक और चीज सोचो कि इसके रिस्पेक्ट में इसको कितना फोर्स लग रहा है। सर मैग्नीट्यूड तो जानते, वेक्टर फॉर्म कैसे निकाले? इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है, F/2 ड्यू टू 1 का वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे फोर्स यही लग रहा है। इस पे अगर फोर्स यही लग रहा है तो मैं क्या करता, मैंने एक चीज रट रखा है, रट नहीं रखा है, वो हमको पता है, मैं तुमको बोल रहा कि ये चीज समझो कि अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में कभी भी निकालना है तो बिना दिमाग लगाए पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। लिख दिया। इनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना भी है तुम्हें तो आप सीधा दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस ऐसे ही निकालते, डिस्टेंस ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, करेक्ट। डिस्टेंस ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं? आपको यहां तक तो बात समझ गई होगी। अगर ऐसे ही निकालते तो फोर्स ऐसा है, आपने लिख लिया मैग्नीट्यूड, आर की वैल्यू ये है, करेक्ट। आर की वैल्यू क्या है? ये है। अब इसको वेक्टर डायरेक्शन देना, इसको क्या देना है? डायरेक्शन देने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर जिधर जा रहा है, देखना, वेक्टर जिधर जा रहा है तो r1 वेक्टर माइनस वेक्टर जिधर से आ रहा है, वेक्टर जिधर जा रहा है, वेक्टर जिधर से, नहीं समझे, वेक्टर जिधर जा किधर रहा? r1 वेक्टर की तरफ। आ किधर से रहा? जा किधर रहा? आ किधर रहा?
हाँ, अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वही होता है ना, एक वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही यूनिट वेक्टर है। करेक्ट। तो ये फोर्स ऐसे लिखा जाता है, फोर्स ऐसे लिखा जाता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब ऐसा, कैसा लिखोगे? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। पहले तो अपन यही लिख देते मैग्नीट्यूड, फिर बाद में क्या लिखते, इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसके यूनिट वेक्टर से अपन इसको मल्टीप्लाई करते, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है? अपॉन, और R1 और R2 पोजीशन वेक्टर्स है। हाँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। करेक्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये है। करेक्ट। बोलो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आया? फील आया? यहां तक सबको समझ में आया? पक्का? ये चीज आपको पूरा समझ में आया कि कैसे वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है, कैसे चीजें अपने को समझनी है, किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका अपन एक क्वेश्चन भी देखते हैं सॉल्व करके, सच दैट कि तुमको कंफर्टेबल फील हो। चलो मिटा दू हर एक चीज। ये फोर्स है, फोर्स का अधिकतर आपको वेक्टर फॉर्म की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्शन आपको खुद ही समझ में आ जाता। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखोगे अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है बल्कि Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन देना तुमको अपने आप ही आ जाएगा, तो उसका उतना कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, जैसे अब देखो M M M M, correct? It is square of side A. It is square of side A. A. ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट। ये 1 2 3 4। Find the net force on third object. Find the net force on mass 3. Find the net gravitational force on mass 3 in vector form.
देखो देखो देखो, अपने आप सॉल्व होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म लेने से पहले कभी भी आप उसका मैन्युअली डायरेक्शन लो, मैग्नीट्यूड लिखो, फिर अपने आप ही उसकी डायरेक्शन स्प्लिट होगी। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो मैं बताता, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सुन लो। सबसे पहले इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख लो। क्या लिखो सबसे पहले इसके? तो इसका लिखो R1 वेक्टर 0i + 0j। इसका लिखो R2 वेक्टर ai। इसका लिखो R3 वेक्टर ai + aj। करेक्ट। ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, aj कैप। करेक्ट। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर। करेक्ट। यहां तक आपको सारा चीज समझ गया। इसको मैं दो तरीके से बताता, एक मैच्योर्ड तरीके से और एक अनमैच्योर्ड तरीके से। या तो इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि एक स्टार्टिंग जैसा तरीका बच्चे ने सीखा है और उसके बाद मैच्योर, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे अपने आप ही आप खुद ही करने लगो, हमारी बोलने की जरूरत है ही, ठीक है। तो ऐसा वो सब प्रैक्टिस से ही आता है, धीरे धीरे ही आएगा। तो अब सिंपल सा एक चीज है, इस पे 3 जन फोर्स लगा रहा है। एक तो ये फोर्स लगा रहा है, तो F/3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो अपन सीधा लिख देंगे Gm²/a²। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, ये सही है या पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 3, ये करना सही है? 2 - 3 या 3 - 2? 2 - 3 क्यों? क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर जा किधर रहा है? 2 के तरफ, और आ किधर से रहा है? तो 2 के तरफ जा रहा है, तो आप सीधा लिख सकते ai कैप माइनस aj कैप। आ इधर से रहा है, अरे सॉरी, माइनस ai + aj। करेक्ट। R2 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ही है ना? नहीं समझ रहे? R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ही है ना? और इसका मॉड्यूलस क्या है? A। नहीं आया समझ में? देखो ना, A ही है ना? कैसे? ai कैप माइनस ai कैप तो कैंसल आउट हो जाएगा ना? देखो, और नीचे और ऊपर AA कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे और ऊपर AA कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप सीधा बोल सकते हैं Gn²/a² माइनस j कैप। तो ये तो आपने स्टार्टिंग के फेज से सॉल्व किया। अब मैच्योर्ड फेज क्या है? सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नीचे का है, तो माइनस j कैप डायरेक्टली लिखो। नहीं आया। अब इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। क्या ये अपन डायरेक्टली लिख के देखेंगे? Gm² माइनस i कैप। डायरेक्शन ये है ना, i कैप, j कैप, k कैप आर यूनिट वेक्टर्स ना, तो उसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क, उसको आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? तीसरा भी फोर्स है। तीसरा फोर्स कौन सा है? एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है कि नहीं? अब ये वाला फोर्स है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना है? √2। तो इसको निकालना है तो डायरेक्टली निकालते
f on 3 ड्यू टू 1 होल स्क्वायर रूट टू ए का होल स्क्वायर। आप सीधा बोल सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 0 अपॉन इसका मॉडुलस क्या है रूट टू ए। अरे यार नहीं आ रहा तुमको, अरे इसका मॉडुलस वही है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है रूट टू ए। करेक्ट, वो मॉडुलस निकालना तो तुमको आना ही चाहिए, है कि नहीं। वो सीधा क्या हो जाएगा रूट टू ए। तो आप सीधा एक चीज देखोगे कि इसकी डायरेक्शन क्या आई, अरे ये उल्टा लेना पड़ेगा ना, तुम्हारी वेक्टर इधर जा रहा है ना, 0 माइनस ए आई कैप। किसने भी नहीं बोला और किसने भी नहीं सोचा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर। आ किधर रहा है, इधर से, है कि नहीं। तो ए कैंसल आउट हो जाएगा इसके, तो आप सीधा देख सकते हैं माइनस जी आई कैप प्लस जे कैप। देखो ना, 2 रूट 2 नहीं है क्या, 2 रूट 2 है। देखो ना, रूट 2 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2। करेक्ट, तो ये ऐसा कर सकते हैं आप सीधा 2 रूट 2। अगर आप 2 रूट 2 कर रहे हो तो इसके नेट फोर्स 3 आते, 3 नेट फोर्स कितने आते, एफ नेट ऑन 3 क्या होता है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 करेक्ट, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। करेक्ट, ये तीनों का एडिशन नहीं करना पड़ेगा क्या, वेक्टर एडिशन, तभी तो नेट फोर्स आएगा, तो तभी तो नेट फोर्स आएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई कैप और प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 ए स्क्वायर। क्या ये आए वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, क्या ये आए वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, मानते कि नहीं मानते, क्या ये आए और आए वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, प्लस ये भी अपन माइनस देख लेते, जे कैप। बोलो समझ में आया या नहीं आया, सिंपल, नेगेटिव डायरेक्शन है ना, नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। समझ में आया, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कॉपी करो फटाफट। आया क्या समझ में सबको, तो जल्दी जल्दी करो फटाफट,
कॉपी करो फटाफट। ठीक है, आपको समझ में आ गई यहां तक बात मेरी? परफेक्टली अंडरस्टूड एवरीवन? चलो फिर अब थोड़ा सा जी के बारे में लिखते, थोड़ा सा लेक्चर। देखो नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। Gravitational force between two bodies form an action reaction pair. Gravitational force between two bodies form an action reaction pair. That is, force are equal in magnitude and opposite in nature. That is, force are equal in magnitude and opposite in nature. Force are equal in magnitude and opposite in nature. समझ में आ गया? मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर में बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी है क्या? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर ही है। ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है वो भी तो इस पे उतना ही लगा रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स? ये टर्म अपन लिख लेते पर अपन जस्टिफाई नहीं कर पाते। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या होता है? जैसे आप एक चीज समझिए कि अगर अपन ने कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर किया, M1 M2, दो बॉडी के बीच के अपन ने ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया, मानते M1 और M2। ये बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है, ये बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर ये पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो नेट फोर्स 0 है। ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, दैट इज इंटरनल फोर्स। ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे और वो फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स। मानते कि नहीं मानते? वो फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई? ठीक है सर, आपने बोला जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये इस पे ही फोर्स लगाएगा, सच दैट नेट फोर्स 0 होना चाहिए। करेक्ट। तो मेरा एक सवाल है, ये M1 ये M2, मान लो ये वाला बॉडी इस पे ऐसा फोर्स लगा रहा और ये वाला बॉडी इस पे ऐसा फोर्स लगा रहा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन भी है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी अपोजिट है कि नहीं? तो ये भी तो नेट फोर्स 0 है। ऐसा क्यों नहीं लगाते? नेट फोर्स 0 है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो ना, इधर फोर्स है तो इधर फोर्स है। सर ये गलत है, हमने ऐसा पढ़ा नहीं, हमको नहीं मालूम क्या है, पर ये गलत है। इसलिए बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल मतलब ये फोर्स वहीं एक्ट करता है, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। समझ में आया? कि ऐसा हम कभी बोलते क्या? यही करेक्ट है। सेंट्रल फोर्स का फील समझ में आया? कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका सेंटर यहां, ये चिंदी सा, इसका सेंटर यहां, तो फोर्स हमेशा इसके अलोंग ही लगेगा। फोर्स हमेशा इसके अलोंग ही लगेगा, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को GF लिख लेना। करेक्ट।
Gravitational force is a central force that is it acts along the line joining the centers of two interacting bodies.